नमस्ते। आज हम भारत के स्वर्ण युग गुप्त साम्राज्य की कहानी सुनेंगे। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक शून्य था और इसी उथल पुथल में मगध की धरती पर गुप्त वंश का उदय हुआ। श्री गुप्त ने लगभग 240 ईस्वी में इस वंश की नींव रखी, लेकिन असली विस्तार घटोत्कच के बेटे चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि ली और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर गुप्तों की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। इस विवाह के सम्मान में सोने के सिक्के जारी हुए, जिन पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी की छवि थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की और एक छोटे राज्य को साम्राज्य में बदलना शुरू किया। उनके बेटे समुद्रगुप्त ने इस नींव पर विशाल साम्राज्य खड़ा किया। उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया, लेकिन दक्षिण के शासकों को अधीनता देकर स्वतंत्रता भी दी। यह उनकी दूरदर्शी नीति थी। उनका साम्राज्य हिमालय से नर्मदा और ब्रह्मपुत्र से यमुना चंबल तक फैला था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, कविराज कहलाए और उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते दिखाया गया। उन्होंने वह मंच तैयार किया जिस पर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने स्वर्ण युग का सबसे शानदार अध्याय लिखा। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? इसका कारण सिर्फ सोने की भरमार नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में असाधारण विकास है। पहली बार देश के बड़े हिस्से पर शक्तिशाली और स्थिर शासन स्थापित हुआ, जिससे व्यापार और वाणिज्य फले फूले। गुप्त शासक वैष्णव थे, लेकिन उन्होंने सभी धर्मों को संरक्षण दिया। इस धार्मिक सहिष्णुता ने समाज में शांति और रचनात्मकता को बढ़ावा दिया। चीनी यात्री फाहियान ने गुप्त साम्राज्य की कानून व्यवस्था और खुशहाली की तारीफ की। कृषि अर्थव्यवस्था का आधार थी। सिंचाई पर ध्यान दिया गया और व्यापारिक बंदरगाहों से अंतरराष्ट्रीय व्यापार हुआ। सोने चांदी के मानकीकृत सिक्के जारी हुए, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। इस समृद्धि ने कला, विज्ञान और शिक्षा को संरक्षण दिया। मंदिर बने, विश्वविद्यालयों को दान मिला और विद्वानों को राज्याश्रय मिला। गुप्त काल में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सद्भाव और उदार शासन का अनूठा संगम था। यह कालिदास, आर्यभट्ट और अजंता के भित्ति चित्रों का युग था। स्वर्ण युग का अर्थ है समग्र उत्कृष्टता, जिसने भारतीय सभ्यता को नई ऊंचाई दी। गुप्त काल की महानता पत्थरों में घड़ी गई। यहीं से भारतीय मंदिर वास्तुकला की शुरुआत हुई। पहली बार पत्थर और ईंटों से स्थायी मंदिर बने, जैसे सांची का मंदिर 17 और देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का मंदिर भारतीय मंदिर वास्तुकला का मील का पत्थर है। यहाँ रामायण महाभारत के दृश्य और शेषशायी विष्णु की मूर्ति है। गुप्तकालीन मूर्तिकला की खासियत थी सादगी, संतुलन और आध्यात्मिकता। बुद्ध की सारनाथ शैली की मूर्तियां इसका उदाहरण हैं। धातु कला में भी गुप्त युग अग्रणी था। सुल्तानगंज की तांबे की बुद्ध मूर्ति और दिल्ली का लौह स्तंभ इसकी मिसाल है। लौह स्तंभ पर आज तक जंग नहीं लगी। यह गुप्त काल के धातु विज्ञान का प्रमाण है। चित्रकला में अजंता और बाघ की गुफाओं के भित्तिचित्र आज भी जीवंत हैं। इन चित्रों में बुद्ध के जीवन, जातक कथाओं और तत्कालीन समाज की झलक मिलती है। रंगों का संयोजन और भावों की अभिव्यक्ति इतनी सजीव है कि चित्र बोलते से लगते हैं। गुप्तकालीन कला धार्मिक ही नहीं, मानवीय भावनाओं और सौंदर्य का संगम थी। गुप्तकालीन कला का शिखर है अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता की कई गुफाएं गुप्त काल की देन है। अजंता में 29 गुफाएं हैं। चैत्य, प्रार्थना हॉल और विहार, भिक्षुओं के आवास। इन गुफाओं को छेनी हथौड़ी से पहाड़ काटकर बनाया गया। इंजीनियरिंग का चमत्कार। गुफा 1, 2, 16, 17 के भित्तिचित्र गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। पद्मपाणि बोधिसत्व विश्व प्रसिद्ध है। इन चित्रों में करुणा, शांति और वैराग्य का भाव अद्वितीय है। अजंता के चित्र धार्मिक कथाओं के साथ साथ तत्कालीन जीवन को भी जीवंत करते हैं। राजमहल, बाजार, आम लोग, रंग आज भी चमकदार हैं। ये कलाकारों की गहरी समझ और कौशल दिखाता है। अजंता की कला ने भारत ही नहीं, मध्य एशिया और चीन तक को प्रभावित किया।
एलोरा की 34 गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म को समर्पित है। यह धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। कैलाश मंदिर एक ही चट्टान से बना भारतीय शिल्पियों की कल्पनाशीलता और धैर्य का चरम है। गुप्त युग में विज्ञान और गणित ने दुनिया को नई दिशा दी। दशमलव प्रणाली और शून्य की अवधारणा इसी युग की देन है। बिना इनके आज का विज्ञान असंभव है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय में गणित और खगोल के कई सिद्धांत दिए। पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है, दिन रात होते हैं। उन्होंने पाई का सटीक मान निकाला और ग्रहण के वैज्ञानिक कारण बताए। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता में खगोल, भूगोल, ज्योतिष और वास्तुकला पर लिखा। ब्रह्मगुप्त ने ऋणात्मक संख्याओं और चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र दिए। इन विद्वानों का ज्ञान अरबों के माध्यम से यूरोप पहुंचा और वहां की वैज्ञानिक क्रांति में योगदान दिया। चिकित्सा में चरक सुश्रुत के ग्रंथों का संपादन हुआ। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। गुप्त काल में औषधि, शरीर रचना और निदान में प्रगति हुई। यह युग तर्क और वैज्ञानिक सोच को उच्च स्थान देने वाला था। गुप्त युग संस्कृत साहित्य का क्लासिकल युग था। राजभाषा बनी, कवियों को संरक्षण मिला। महाकवि कालिदास ने रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी अमर कृतियां रची। अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व साहित्य की धरोहर है। प्रेम, विरह और प्रकृति का अद्भुत चित्रण। शूद्रक का मृच्छकटिकम और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस सामाजिक राजनीतिक विविधता दिखाते हैं। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियां संकलित की। इनका अनुवाद दुनिया भर में हुआ। पुराणों, रामायण और महाभारत को भी इसी काल में अंतिम रूप मिला। भाषा के स्तर पर शुद्ध संस्कृत का प्रयोग हुआ। गुप्तकालीन साहित्य नैतिक मूल्यों, दार्शनिक विचारों और मानवीय भावनाओं का भंडार था। इसने भारतीय संस्कृति को स्थायी साहित्यिक विरासत दी। आज भी यह साहित्य हमारी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। गुप्त समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जातिगत भेदभाव और सती प्रथा के शुरुआती प्रमाण मिलते हैं। लेकिन उच्च वर्ग की महिलाएं शिक्षित और राजनीतिक रूप से सक्रिय थीं। समाज आमतौर पर शांतिपूर्ण था। फाहियान के अनुसार लोग शाकाहारी और नैतिक थे। अर्थव्यवस्था मजबूत थी। कृषि, सिंचाई, व्यापार और सोने के दीनार सिक्के समृद्धि के प्रमाण हैं। भारत मसाले, रेशम, कीमती पत्थर निर्यात करता था। सोना, चांदी, घोड़े आयात करता था। शिक्षा में गुप्त काल अग्रणी था। पाटलिपुत्र, उज्जैन, बनारस शिक्षा केंद्र बने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के अंत में हुई। यह दुनिया का पहला आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। यहाँ धर्म, दर्शन, चिकित्सा, गणित पढ़ाया जाता था। विद्वान दूर दूर से आते थे। नालंदा ने भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया। गुप्त काल ने समाज, अर्थव्यवस्था और शिक्षा में स्थायी विरासत छोड़ी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन में गुप्त साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा। उन्होंने शक क्षत्रपों को हराकर पश्चिमी भारत तक साम्राज्य फैलाया। भृगु, कच्छ और सोपारा जैसे बंदरगाह गुप्तों के नियंत्रण में आए। इससे मिस्र और यूरोप के साथ समुद्री व्यापार पर गुप्तों का एकाधिकार हो गया। चांदी के सिक्के जारी किए गए और वाकाटक वंश से राजनीतिक गठबंधन किया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय कला, साहित्य और विज्ञान के संरक्षक थे। उनके दरबार में नवरत्न माने जाते हैं। उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया, जो सांस्कृतिक केंद्र बन गया। चीनी यात्री फाहियान ने गुप्त साम्राज्य की कानून व्यवस्था और समृद्धि की सराहना की। दंड विधान कठोर नहीं था। अपराध पर जुर्माना लगता था, मृत्युदंड नहीं। फाहियान के विवरण गुप्त काल की शांति और समृद्धि के प्रमाण हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल गुप्त साम्राज्य का चरमोत्कर्ष था। गुप्त काल का महत्व सिर्फ राजाओं की कहानियों में नहीं, बल्कि उस विरासत में है जो उसने भारत को दी। इस युग ने क्लासिकल भारत की अवधारणा गढ़ी, कला, साहित्य, विज्ञान के मानक स्थापित किए। कालिदास, अजंता, आर्यभट्ट, इनकी उपलब्धियों ने भारत को वैश्विक पहचान दी।
यूपीएससी की दृष्टि से गुप्त काल प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कला, विज्ञान, प्रशासन, अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्न आते हैं। गुप्त साम्राज्य का पतन हूणों के आक्रमण और केंद्रीय सत्ता की कमजोरी से हुआ, लेकिन उसकी विरासत आज भी जीवित है। शून्य दशमलव प्रणाली, नागर शैली की वास्तुकला, कालिदास की रचनाएं सब उसी युग की देन है। गुप्त काल सिखाता है कि स्वर्ण युग केवल सैन्य विजय से नहीं, बल्कि ज्ञान, रचनात्मकता और सहिष्णुता से आता है। यह वह दौर था जब भारत ने दुनिया को अपनी बुद्धि और कला से जीता। गुप्त काल भारत की विविध और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यही समझ एक सिविल सेवक के लिए सबसे जरूरी है। धन्यवाद।